हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्साइड्स और हैलोजन को डिस्कस करते हैं। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्साइड्स हैं वो दो तरह के हैं, E2O3 और E2O5। एक जो E2O3 वेयर E इक्वल्स टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो E2O3 और E2O5 ये दो ऑक्साइड है जिसमें E2O3 मतलब N2O3, E2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और E2O5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 और +5 के जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे मेंबर बनाते हैं। ये बात अलग है कि बिस्मथ बनाता तो है B2O5 पर ये अनस्टेबल होता है क्योंकि बिस्मिथ का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो B2O5 B2O3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो आपसे कोई पूछे कि B2O5 अनस्टेबल क्यों है तो आप लिखोगे कि बिस्मिथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल है। और इसमें जो फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन फास्फोरस के जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ये ऑक्साइड हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक नेचर के हैं, यानी ये बेस से रिएक्ट करेंगे और बेसिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाएंगे। और ये आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, ये एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाएंगे। और बिस्मिथ का ऑक्साइड ये वाला बेसिक नेचर का है। अब ये फिक्स है, हमेशा ध्यान रखो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा है, जेड इफेक्ट जितना ज्यादा है, या जो बहुत अच्छा नॉन मेटल है तो उसके कंपाउंड स्पेशली ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड तो हमेशा एसिडिक होंगे। और जिनमें मेटलोइड करेक्टर है या नॉन मेटल करेक्टर बहुत कम है, नॉन मेटल तो है लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर कम है, ठीक है, या मेटलोइड्स हैं तो उनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और सारे मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक होते हैं। आप देख लो NaOH, KOH, FeOH का होल ट्वाइस 2, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं स्पेशली ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं। तो ये याद रख लो, मेटल मतलब बेस और नॉन मेटल मतलब एसिड। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से इनमें बेसिक करेक्टर आ रहा है तो ये बेसिक करेक्टर इनमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मैंने ये कहा कि ना ये E2O3 और E2O5 के ऑक्साइड इनके कॉमन ऑक्साइड है, लेकिन अब मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन N2O, NO, N2O3, N2O4 और ये N2O5, ये 5 तरह के ऑक्साइड बनाता है। इन 5 तरह के ऑक्साइड को भी अभी हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे क्योंकि इनके अंदर इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी हमारे सिलेबस में है। और फास्फोरस P2O3 के अलावा P2O4 भी बनाता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैंने बता दिए 5 बनते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। और जो फास्फोरस के ऑक्साइड हैं वो फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं जो कि जो ये हैं P2O3 जो, और फिर दूसरा होता है P2O4 और तीसरा है P2O5। ये 3 तरह के ऑक्साइड्स हैं। अब ये डायमेरिक फॉर्म में, अगर ये डायमेरिक फॉर्म में है तो इसका डायमेरिक फॉर्म का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा P4O6, ठीक है। अब जनरली हम बुक के अंदर ये पढ़ते हैं P2O5, पर वो एक्चुअल में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डायमेरिक फॉर्म में ही होता है। जैसे P2O3 का एक्चुअल फॉर्मूला P4O6 है, P2O5 का एक्चुअल फॉर्मूला P4O10 है। और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, रिफ्रेशर्स में दिए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई या सॉरी बोर्ड के अंदर ये इनके स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं। किसके, फास्फोरस के इन ऑक्साइड्स के।
पर फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। और अब इसको, आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके माइंड में इसकी क्लिप होनी चाहिए बस, कि भाई हाँ ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इनके। तो ये हम अभी हमारा बन गया P4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसमें ये बन गया हमारा, ये स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का, ठीक है। आप देख लो 4 फास्फोरस तो है ही, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 फास्फोरस हो गए और ऑक्सीजन 6 है, दिख ही रहे हैं ऑक्सीजन। यानी यहां पर तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा P4O6 में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है, तो P4O6 में हर फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 है। देख लो, हर फास्फोरस 2 ऑक्सीजन से, सॉरी 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो P4O6 में कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3। अब P4O8 में क्या हो जाता है, P4O8 जो हो गया, इसमें किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन 2 फास्फोरस के साथ आप डबल बॉन्ड O लगा दो। तो ये जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, कहीं पे भी लगा दो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये बन जाता है P4O8। अब आप इसमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आया, जेईई एडवांस में, इनके बारे में, इनसे रिलेटेड, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि P4O8 में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है। तो उसका आंसर था 2 फास्फोरस की तो कोवैलेंसी 3 है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस पे 3 है, और 2 फास्फोरस ऐसे हैं जिसपे कोवैलेंसी 5 है। तो इन दोनों फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 है। और P4O10 देखो बेटा, P4O10 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो P4O10 में सारे ही फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है, सारे ही फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो 5 है। P4O10 बेसिकली एनहाइड्रस एजेंट है और डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन के अंदर काम आता है। P2O5 जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो के ऊपर P2O5 लिखा रहता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, अगर P2O5 है तो उसको इग्नोर करना, बेसिकली वो P4O10 ही होता है। तो बहुत अच्छी बुक्स के अंदर तो क्या होता है, P4O10 ही लिखा रहता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। और क्योंकि वो डायमेरिक फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और आप P4O10 या P2O5 का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर एज ए रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के अंदर एमाइड हुआ, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए, एमाइड्स हुए, इनके डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम इनको यूज करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करना होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम P2O5 के साथ हीट करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिहाइड्रेट होके कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। खैर ये सब हम रिएक्शन ऑर्गेनिक में देखेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैंने जस्ट अब इसके अंदर हमको ये क्लियर हो गया कि इसके 2 तरह के ये ऑक्साइड हो गए। बिस्मिथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अनस्टेबल है, और यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, E2O3 एंड E2O5। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +3 और +5, तो +5 का जो ऑक्साइड्स होंगे वो हायर एसिडिक होंगे, ठीक है। और ये आपको मैं कंसेप्ट बार बार क्लियर करता आया हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये जो ऑक्साइड हैं और +5 वाले ये जो ऑक्साइड हैं, तो कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे, +5 वाले। क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आते ही या नाइट्रोजन पे +5 है, या फास्फोरस पे +5 है, या आर्सेनिक पे +5 है, तो ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है तो ये ज्यादा
कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे, और ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उनमें एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। मैं आपको फजांस रूल वाले क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर कर रखा था, मैंने कहा बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो फजांस रूल में आप देख लो, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड कोवेलेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये केटाइन की तरह एक्ट करेगा और इस केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाएगी, और केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो एनायन ज्यादा पोलराइज होगा, एनायन में डिस्ट्रक्शन ज्यादा आएगा, और एनायन में पोलराइजेशन ज्यादा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वापस देख लो, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन का +3 और +5 के केटाइन का साइज छोटा होगा तो उनका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा क्योंकि साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज हो रहा है, तो केटाइन की पोलराइजेशन पावर कम हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, या फिर बोलो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। या बोलो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आ रहे कम हो रहा है, सीधी बात है। जो जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, या जो अगर उसमें मेटेलिक कैरेक्टर आने लग जाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होने लग जाएगा और बेसिक आने लग जाएगा, ठीक है। अगर अपन कोवेलेंट कैरेक्टर से देखें तो जो जितना ज्यादा मोर कोवेलेंट है वो उतना अच्छा एसिड होता है, और जो जितना लेस कोवेलेंट होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मेटल बेसिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, that of arsenic and antimony, amphoteric, and those of bismuth is predominantly basic। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया, इसके ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। अब इनके ऑक्साइड, इसमें हम नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम अभी डिटेल में वापस पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार हेलोजन डिस्कस कर लेते हैं। हेलोजन डिस्कस करके फिर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पर वापस आ जाएंगे। तो हेलोजन में क्या है, जो नाइट्रोजन फैमिली के जो हेलोजन्स है वो दो तरह के बनते हैं, एक तो बनता है EX3 और दूसरे बनते हैं EX5। तो यहां पर ये +3 के हो गए और ये +5 के हो गए। अब ऑब्वियसली जो +5 के जो हेलाइड्स होंगे उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि E+ का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो वो हेलाइड के अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे, तो इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। अब यहां पर ये हो गया हमारा NH3, PX3, ASX3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, और यहां पर हो जाएगा NH5 जो कि नहीं बनेगा, मैं क्या कह रहा हूं नहीं बनेगा, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फास्फोरस की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा होती नहीं है, और ये हो जाएगा AX5, SBX5 और BIX5। अब यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी कोवेलेंसी 4 है। अब इसमें NH3 टाइप, तो जो EX3 है, तो अगर मैं EX3 की बात करूं तो इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो यहां पर E क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, तो इनके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इनके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 - 3 डिवाइड बाय 2 इज अ 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा, ये आ गया 4 हाइब्रिड स्टेट, ये आ गई 4 हाइब्रिड स्टेट। तो अब इनके अंदर क्या हो जाएगा, ये 4 हाइब्रिड स्टेट और इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल, और ये टर्मिनल्स क्या हो गए, एक्स हो गए, और ये लोन पेयर हो गया, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल हो गए, ट्रायगोनल पिरामिडल हो गए,
इसी तरह से अगर मैं EX5 लूं तो EX5 में sp3d नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 0 नॉन पेयर 5 सिग्मा 5 हाइब्रिड स्टेट sp3d, और ये sp3d होते ही ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हो जाते हैं। sp3d होते ही क्या हो जाएंगे, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल हो जाएंगे। तो यहां पर इनका जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। ये जैसे सेंटर में E ले रखा है, ये X इधर, ये X इधर, ये X इधर, और इसमें ये दो तरह के बॉन्ड बन गए, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। रेड वाले जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, रेड वाले जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और ब्लैक वाले बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो ये बन जाता है बेटा ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। तो यहां पर कुल मिला के ये दो तरह के हैं, एक तो हो गए ट्राइगोनल पिरामिडल जिसपे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये एक्ट एज अ लुईस बेस। क्यों लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्यों बनेंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसको हम एक और एक्स्ट्रा X2 से रिएक्शन कराएं तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसको EX3 को X2 के साथ हीट करते हैं तो ये EX5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल बन जाएगा। लेकिन यहां पर इस केस में E की वैल्यू नाइट्रोजन नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ X क्या है, X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या है, वेयर X इक्वल्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अब मेरा सीधा साधा क्वेश्चन है आपसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसके साथ स्टेबल हैलाइड्स बनेंगे, तो वो आंसर होगा हमारा फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, फ्लोरीन का यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, नंबर 1। दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ये एज अ टर्मिनल फ्लोरीन होंगे, ये जब एज अ टर्मिनल फ्लोरीन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होने का नंबर 1 रीजन ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ज्यादा स्टेबल हो गए। तो आपसे कोई पूछे कि इनके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गए, फ्लोराइड। नाइट्रोजन के केस में तो खाली एक ही स्टेबल है, NF3, NCl3, NCl5 और सॉरी NF3 ही स्टेबल है। और एक मिनट मैं और क्लियर कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन के केस में तो NF3 ही स्टेबल है, ध्यान रखो, और NCl3, NBr3 और NI3, इसमें से NI3 तो बनता तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। आयोडाइड हमेशा वीक होते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, वो रूम टेम्परेचर पर ही, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इन सबको बोल देते हैं ये अनस्टेबल है, ठीक है। NF3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। अब यहां मैंने बोला NF3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है, इसका मतलब समझना बेटा कि जैसे ये N2 है, ठीक, और ये 3F2 है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2NF3,
और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, -x किलो जूल पर मोल। मतलब ये हुआ बेटा इसका 2n2 + 3f2 gives 2nf3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हम 11th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो जब उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, जब वो किससे बनता है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है। तो जैसे वो उसके, जैसे NF3 के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट N2 और F2 है, तो जब वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना तो बनते समय जो हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर NF3 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो -x किलो जूल पर मोल है। तो अगर डेल्टा H की वैल्यू -x है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, यानी x अमाउंट एनर्जी रिलीज हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन reactant. Therefore, in above reaction, NF3 is stable. क्यों? क्योंकि इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट होता है, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। लेकिन अब इसी तरह से अगर हम ये 2n2 + 3Cl2 से इसको फॉर्म किया और 2NCl3 बना, तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हो जाती है +y। अब हमको इनकी वैल्यू लर्न करने से मतलब नहीं है, वैल्यू तो इनफाइनाइट्स होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो सबकी थोड़ी याद करेंगे अपन। हमको तो खाली ये पता रखना है या लर्न करना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है, बस। अब यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा जो Cl2 का एंथैल्पी ऑफ N2 और Cl2 रिएक्शन करके NCl3 बना रहे हैं, तो यहाँ जो NCl3 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक हो गया। अब जब ये एंडोथर्मिक हो गया तो मैंने क्या कहा, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन reactant is more stable or product is less stable, या product is unstable as compared to reactant, product is unstable। तो यहां पर क्या हो गया, NCl3 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है, तो इस वजह से NCl3 अनस्टेबल है। तो हम क्या बोलते हैं, बुक के NCERT बुक में भी लिखा हुआ है बेटा ये कि NF3 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव है, मतलब N2 + thrice-F2 रिएक्ट करके जब NF3 बनाएंगे, N2 + thrice-F2 3F2 रिएक्ट करके जब NF3 बना रहे हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाते वक्त एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कम हो गई तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन फिर ये बुक में लिखा हुआ है कि NCl3, NBr3 और NI3 ये अनस्टेबल है, क्योंकि इनका जो है, इन तीनों का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो हमेशा ये की पॉइंट लर्न कर लो, माइंड में सेट कर लो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
या हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो अगर एक्सोथर्मिक आ जाए तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा, एग्जिस्ट अच्छे से करेगा। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ही अनस्टेबल होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल हमेशा ही अनस्टेबल होगा। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल की, जैसे यहाँ NCl3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है तो ये अनस्टेबल होगा, अगर बनेगा भी तो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कंसेप्ट से पूछे तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो जितना बड़ा होगा, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम हो जाती है। तो इसमें NF बॉन्ड है, इसमें NCl बॉन्ड है, इसमें NBr बॉन्ड है, इसमें Ni बॉन्ड है। ठीक है, तो वही वाली बात है जो हम हाइड्राइड में भी, ये NF बॉन्ड छोटा होगा, ठीक है, अब NCl बॉन्ड और बढ़ गया क्योंकि क्लोरीन का साइज बढ़ गया, NBr बॉन्ड और बढ़ गया, Ni बॉन्ड और बड़ा हो गया, तो अब इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम इसकी हो गई, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो इसका मतलब Ni3 है वो रूम टेम्परेचर पर ही अगर बन भी गया तो इमीडिएटली वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और वैसे भी क्या, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसको बनने से रोकता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझो, जैसे ये N है, अब 3 वैलेंसी तो ये होगी, ठीक है ना, तो अब आप देख लो ये N के अगर मैं चारों बना दूं, हम इसको एक ही चीज को बहुत सारे अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है। अब फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, अब ये क्लोरीन है तो साइज बढ़ गया, ठीक है, ब्रोमीन है तो और साइज बढ़ गया। अब देखो ब्रोमीन ही परेशान, ब्रोमीन एटम ही परेशान करने लग गए। ब्रोमीन नाइट्रोजन के साथ ये 3 ब्रोमीन शेप ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब 1 लोन पेयर 3 सिग्मा होता है तो शेप ये होता है। तो अगर ये जो मेरे फिंगर के टिप है, ठीक है, ये अगर जो फिंगर के टिप है ये टर्मिनल एटम है, तो अगर इनके साइज बड़े होते जाएंगे तो अगर ये समझो मेरे फिंगर की जो तीनों टिप है ये एकदम बलून की तरह फूलने लग जाए तो ये एक दूसरे को परेशान करेंगे और ये इस तरह से होने लग जाएंगे, अनस्टेबिलिटी आने लग जाएगी। और आयोडीन में तो इनको सेट होना ही भारी पड़ रहा है, देखो, तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा आ जाएगी। या ये हम बोलेंगे यहाँ नाइट्रोजन में इन तीनों आयोडीन का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है। तो कुल मिला के सारे फैक्टर इसको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। NF3 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तीनों फ्लोरीन कंफर्टली बॉन्डेड है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, एंडोथर्मिक है। तो सारे फैक्टर NF3 के स्टेबिलिटी को फेवर कर रहे हैं। तो ध्यान दो बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स बाकी सब में भी लगेंगे। अब यहां पर हम PX3 की बात करें तो वो का वही कंसेप्ट बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PF3 से ज्यादा स्टेबल, सॉरी PF3 सबसे ज्यादा ये है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी। अब इसी तरह से तो इनमें भी क्या हो जाएगा, PF3, PCl3, PBr3, PI3, तो वो का वो सेम रीजन है जो मैंने अभी नाइट्रोजन के केस में बताया। ठीक है, साइज ऑफ एक्स एटम इंक्रीज, तो PX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, PX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो सिमिलर टाइप के कंसेप्ट आ रहे हैं बार बार, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ PX बॉन्ड डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। तो किसके बॉन्ड थोड़ी सा ही टेम्परेचर बढ़ाने पर टूट जाएंगे, इसके,
तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, ये नहीं थर्मल अनस्टेबल है, ये थर्मली स्टेबल है। हीट करने पर PF3 हीट को रेजिस्ट कर देगा, हाई टेम्परेचर पे जाके इसके PF बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन ये PI बॉन्ड लो टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाएगा। आप देखो इस तरह के कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में भी हाइड्राइड में मैंने बताए थे, हाइड्रोजन कंपाउंड में भी। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब इसी तरह से सब पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि टर्मिनल एटम का साइज बढ़ रहा है। ये भी लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। तो टर्मिनल एटम, तो फास्फोरस के इन तीनों में फास्फोरस पे ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ये सारे फास्फोरस पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो 5 ही है। ठीक है, तीनों फास्फोरस का साइज तो सेम ही है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। PF3 के फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन बॉन्ड को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, तो फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा खींच गया, ठीक, और ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा बन गए, और ये कम ही खींच पाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव कम बनेंगे। तो इस फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा खींच के चला गया। इस फास्फोरस पर कंपैरेटिवली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बॉन्ड को कम खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रह जाएगी, जबकि यहां से खिंच के चली गई तो यहाँ पर कम हो गई। और मैंने बताया था बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंटर एटम। तो किस फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? इस फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो गया। या फिर यूं भी बोल सकते हो कि यहाँ टर्मिनल का साइज छोटा है, ठीक है, तो इन स्पेस के बीच में ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, तो ये वाला एंगल, ये हो गया PF3 बेटा, ये हो गया PF3। अब यहाँ क्लोरीन आ गया, साइज बढ़ गया, ब्रोमीन आ गया और बढ़, आयोडीन आ गया और बढ़ गया। तो अब इनको रुकने के लिए क्या होगा, ये ज्यादा बड़े हो गए, तो इनको यहाँ सेट होने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा ये ऊपर हो जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि टर्मिनल का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो वो भी सही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ ये बड़े हो गए, तो इनको कहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो अब इन तीनों आयोडीन को दूर होना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ जाता है। अब हम बोलते हैं कि PI3 सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। PI3 सबसे ज्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। सीधी बात है, हमेशा ध्यान रखो, आयोडीन के सारे कंपाउंड किसी के भी साथ हो, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ आयोडीन कंबाइन करेगा, तो E यानी कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट है E और उसके साथ I जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा अनस्टेबल। क्यों? वही साइज बड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, स्टेरिक हिंड्रेंस, 50 नखरे हैं आयोडीन के। और अगर ये आयोडीन है, यहाँ I किसको बता रहा है? आयोडीन। अब यहाँ पर अगर F है तो ये इसके हमेशा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो E को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाने के लिए कैपेबल है। तो EF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहां पर देखो, हम इनकी बात कर रहे हैं, तो PX5 का जो साइज है, इसमें भी PX5 में भी वापस वही बात आ जाएगी, PF5, PCl5, PBr5, PF5, ठीक है।
अब इसमें से इस 5 तो ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि फास्फोरस के चारों तरफ 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन चारों तरफ एडजस्ट ही नहीं हो पाते हैं अपने खुद के बड़े साइज की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन के खुद के बड़े साइज होने की वजह से वो एक फास्फोरस एटम के चारों तरफ 5 आयोडीन अरेंज ही नहीं हो पाते, सेट ही नहीं हो पाते, तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो हम सीधा सिंपल शॉर्ट आंसर देते हैं कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस PF5 और PCl5 एग्जिस्ट करता है। अब हम इनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी और भी मिलती है, वो ये है कि जैसे ये फास्फोरस है और ये फास्फोरस के ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो हम इन बॉन्ड्स को, जो ये बॉन्ड होते हैं रेड वाले बॉन्ड, उनको तो हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं और इनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। और इस क्लोरीन के साथ ए लिखा हुआ है, एक्सियल क्लोरीन या ई लिखा हुआ है, ई मतलब इक्वेटोरियल। तो यहां पर जो ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को तो हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, ब्लैक वाले बॉन्ड। तो ये तो हो गए एक्सियल बॉन्ड्स। और यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये रेड वाले, इन रेड वाले बॉन्ड्स को हम इक्वेटोरियल और प्लेन वाले बॉन्ड बोलते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये जो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनको ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। देखो कैसे, जस्ट अ मिनट, ये देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये तीनों मार्कर तो हमारे एक्सियल बॉन्ड हो गए, ये तीनों मार्कर हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए, रेड वाले बॉन्ड हो गए। और एक ये आ गया और एक इसी तरह से एक ऊपर अज्यूम कर लो, ऊपर इस तरह से है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है और जो इधर एक्सियल ये वाला बॉन्ड है, अब ये जो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, जो रेड वाले बॉन्ड हैं, ये इसको इधर रिपेल करेंगे, ये इसको इधर रिपेल करेंगे, इधर रिपेल। तो रिपल्शन है तो सही, सिमेट्रिकल रिपल्शन होने की वजह से ये जो पेन है वो कहीं इधर इधर उधर उधर कहीं नहीं जाएगा, इसकी मजबूरी है। ये रिपल्शन सहन करके भी ये अपनी जगह स्ट्रेट ही खड़ा रहेगा। और उसी तरह से अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, तो भी इसके लिए भी वही सिचुएशन है कि ये तीनों रेड बॉन्ड से, इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन सहन करने के बाद भी वो स्ट्रेट ही खड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां से जितना रिपल्शन आ रहा है उतना यहां से आ रहा है, उतना यहां से आ रहा है। तो एक्सियल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। पहला तो मैं करेक्ट बोल रहा हूं, एक्सियल बॉन्ड फील मोर रिपल्शन। तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या है, फील मोर रिपल्शन। एक तो माइंड में ये ध्यान रखो, एक्सियल बॉन्ड फील मोर रिपल्शन। तो जब ये एक्सियल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखो, क्योंकि हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो दोनों ब्लैक वाले बॉन्ड हैं वो इन तीन रेड वाले एक्सियल बॉन्ड से क्या फील कर रहे हैं, रिपल्शन। अब रिपल्शन तो ऐसा है, देखो बेटा मैं इसको जस्ट आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो ये हटा देता हूं, ये तो प्लेन बना रखा है मैंने, ये तो ज्योमेट्री सही बनाऊं इसके लिए। तो सिचुएशन तो ये है, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या, ये जो दोनों एक्सियल बॉन्ड, ये जो रेड वाले बॉन्ड है, ये इसको इस तरह से रिपेल कर रहे हैं,
और इसी तरह से ये भी इसको इस तरह से रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर ये रिपल्शन होने की वजह से क्या है, ये अपनी ये क्लोरीन बेचारा न इधर जाएगा न इधर जाएगा, लेकिन यहाँ से ये इसके ऊपर ये रिपल्शन आने से थोड़ा ऊपर खिसक जाता है। तो होता क्या है, ड्यू टू इक्वेटर, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका ये जो सिचुएशन है, मैं इसी में बना देता हूं। अब ये जो दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन मोर रिपल्शन फील करते हैं। इस मोर रिपल्शन फील करने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा दूर चला जाता है, किससे, सेंटर फास्फोरस से। किससे ज्यादा दूर चला जाता है, सेंटर फास्फोरस से। और ये वाला क्लोरीन भी क्या हो जाता है, ज्यादा दूर चला जाता है। तो ये इलोंगेटेड हो गए, तो ये स्ट्रक्चर बन गया इलोंगेटेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो अब ये जो शेप बन गया बेटा इसका, अब जो PCl5 का जो एग्जैक्ट शेप होता है वो होता है इलोंगेटेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इलोंगेटेड का मतलब यहां से लॉन्ग हो गया, एक तरफ से ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, यानी ये तो ट्राइगोनल और फिर ये इलोंगेटेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक, इलोंगेटेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो अब ये दोनों यहां पर क्या हो गया, ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसकी, वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इन दोनों केस में है ना बेटा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो इन दोनों केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा लॉन्गर होती है। तो यहां पर क्या हो गया, इस केस में जो ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, नंबर 1। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हो गया, एक्सियल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक्सियल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई इक्वेटोरियल से, यानी इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ब्लैक वाले बॉन्ड्स की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो गई, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किससे कम हो गई, इन रेड वाले बॉन्ड से, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये रिपल्शन की वजह से वैसे दूर दूर खिंच गए। तो PCl5 में ये पूछते हैं कि क्या पांचों बॉन्ड इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं, इसके ये दोनों बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर है एज कंपेयर टू इन तीनों के। तो इस वजह से यहां पर ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई। अब क्या हुआ, अब ये क्लियर हो गया, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई, तो PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो इसके जो PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो होता क्या है, कौन सा बॉन्ड, तो क्या होगा, इसका हीटिंग इफेक्ट अलग ही तरह का आ जाता है, यानी ये फास्फोरस के जब, ये तो क्लोरीन वाले बॉन्ड हो गए और ये दोनों एक्सियल बॉन्ड हो गए जो ज्यादा लॉन्गर हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो दोनों बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हीट करते हैं तो कौन से बॉन्ड पहले टूट जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड, ये वाले जो बॉन्ड है ना इसके, वो पहले टूट जाते हैं। जैसे हमने हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये ज्यादा हीट सहन कर सकते हैं, ये ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। रीजन ये कि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इसीलिए PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो वो PCl3 एंड Cl2 में ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, NCERT बुक का, कि PCl5 को हीट करने पर वो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाई? तो उसका रीजन ये लिखना है शॉर्ट में, टू द पॉइंट आंसर, कि PCl5 का शेप ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। तो जो उसके 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों एक्सियल बॉन्ड्स को ज्यादा रिपेल करते हैं, इस वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। तो हीट करने पर ये दोनों एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये Cl और Cl कंबाइन करके Cl2 बना देंगे, बाकी PlCl3 रह गया, ये PlCl3 और ये दोनों Cl2 बना देते हैं। अब हमारा ये है कि PCl PF5 F- से कंबाइन करके PF5 PF6- बना सकता है, क्योंकि फ्लोरीन
फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कोवेलेंसी जनरली 6 होती है, मैंने बताया था 7, खाली IF7 को छोड़ दो तो चारों तरफ से कवर करने वाले एटम। कोवेलेंसी का मतलब मेरा यह है कि एक एटम को चारों तरफ से मैक्सिमम 6 अनदर स्फीयर कवर कर सकते हैं। 7 इसलिए नहीं कर पाता स्टेरिक हिंड्रेंस। आयोडीन में 7 इसलिए कवर कर जाता है कि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब फास्फोरस का भी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जा सकती है, एक एक्स्ट्रा फ्लोराइड आयन को कवर करके sp3d से sp3d ट्राइगोनल प्लेनर से ट्राइगोनल बायपिरामिडल से pf5 sp3d 0 डाउन पेयर 5 सिग्मा से ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पीसीएल ये सब गैसेस फॉर्म में है, यहां पर गैस फॉर्म में है। PBr5 भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन PI5 तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। तो PCl5 जो है, PCl5 जब सॉलिड स्टेट में आता है तो इसमें भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है इन सॉलिड PCl5। तो सॉलिड PCl5 के अंदर क्या हुआ देखो बेटा, सॉलिड PCl जब PCl5 गैस मॉलिक्यूल PCl5 को हम जब सॉलिडिफाई करते हैं तो ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं। PCl5 गैस, ये सब गैसेस फॉर्म में होती है इनकी फिजिकल स्टेट, लेकिन जब हम गैसेस PCl5 को सॉलिडिफाई करते हैं तो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो PCl5 के दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी सारे जितने भी PCl4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर 2000 है तो 1000 ये 1000 ये, तो 1000 ये बन जाएंगे और 1000 ये बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये सॉलिड स्टेट में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो और अब इसमें ये आ गया केटायन और ये एनायन आ गया, तो सॉलिड PCl5 आयनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। आयनिक कंपाउंड की ये फैक्ट है बेटा, कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। सॉलिड PCl5 आयनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। सॉलिड PCl5 में जो केटायन और एनायन के जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे NaCl में Na+ और Cl-, तो इसी तरह से सॉलिड PCl5 में PCl4+ केटायन, PCl6- केटायन, ये केटायनिक लेटिस पर होंगे, ये एनायनिक लेटिस पर होंगे और एक अरेंजमेंट बन जाता है और बिल्कुल आयनिक क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती है उस तरह से ये एक आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। और इसके अंदर अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो आपको मालूम है फास्फोरस जो होता है वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस किया तो 4 हो गया, 4 - 4 डिवाइड बाय 2, 0 डाउन पेयर, 4 सिग्मा, 4 HS sp3, ठीक है। आपने देखा था PCl5 में थोड़ी परेशानी चल रही थी, जो 3 प्लेन के इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे वो एक्सियल बॉन्ड को परेशान कर रहे थे, यानी एक ही फैमिली में 3 जने मिलकर 2 जने को बड़ा परेशान कर रहे थे, यानी PCl5 अनस्टेबल था, दुखी था, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ, वो जब सॉलिडिफाई हुआ तो उसने अपने आप को इस तरह से स्टेबलाइज किया। एक तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल से आयनिक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल से आयनिक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अमंग केटायन और एनायंस के बीच में। और जिस सिस्टम में जितना ज्यादा अट्रैक्शन है स्टेबिलिटी वहां उतनी ज्यादा है। दूसरा, यहां 4 - 4 करके तो ये बन गया सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, 0 डाउन पेयर 4 सिग्मा, ये बन गया सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 1 बढ़ गया, 6 - 6 डिवाइड बाय 2, 0 डाउन पेयर, 6 सिग्मा, 6 हाइब्रिड स्टेट, sp3d2 सिमेट्रिकल स्क्वायर बाय पिरामिडल सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो कुल मिला के PCl5 गैसेस जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है तो ये जो बोर्ड पे देखा आपने, ये सब कुछ इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि
इससे वो सॉलिड फॉर्म में इस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर कहीं अपने आप कोई चीज हो रही है, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्जन हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है, स्पॉन्टेनियस चेंज है। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन और स्पॉन्टेनियस चेंज तभी होता है जब फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट अगर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इनिशियल, इसको मैं इनिशियल स्टेट कर रहा हूं, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट तब होगी जब फाइनल स्टेट यानी ये वो अपने इनिशियल स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा। और ये ज्यादा स्टेबल इसीलिए है, एक तो ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और दोनों सिमेट्रिकल स्फीयर बन गए, ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल हो गया, ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहां पर है ना सॉलिड PbR5 भी एग्जिस्ट करता है, गैस फॉर्म में तो ये अनस्टेबल है, लेकिन अगर हम इसको सॉलिड करते हैं तो ये किस तरह से अपने आप को चेंज करता है देखो। तो मैंने क्या कहा, PbR5 में 5 स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अनस्टेबल है, तो PbR5 को अगर हम लो टेम्परेचर पे बनाकर और उसका सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbR4 प्लस NbR माइनस, ये इस फॉर्म में होता है। यानी अगर सॉलिड ब्रोमीन पेंटाब्रोमाइड, सॉलिड फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड का जो आयनिक कंपाउंड बनता है, उसके अंदर ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल PbR4 पॉजिटिव आयन होते हैं पॉजिटिव लेटिस पॉइंट पर, और नेगेटिव लेटिस पॉइंट पे ब्रोमाइड आयन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है, तो बोलोगे यस, ये बनता तो है लेकिन अनस्टेबल है, लेकिन हम इसको अगर लो टेम्परेचर पे बनाकर और सॉलिडिफाई कर दें तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ PCl5 के केस में तो क्या हुआ था, PCl5 के केस में तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बन गया था, तो यहां पर ये ब्रोमाइड आयन, यहां पर ये वाला ब्रोमाइड आयन, समझो मेरी बात, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। भाई हुआ क्या, हुआ ये कि PCl5 को जब अपन ने सॉलिडिफाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, PCl4 प्लस में और Cl माइनस में। अब ये PCl5 Cl माइनस दूसरे PCl5 से रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दोनों क्लोराइड कैंसिल हो गए और PCl5 प्लस PCl5, ये रहे दो PCl5, और एक PCl4 प्लस में कन्वर्ट हुआ और दूसरा PCl6 माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब ये जो PCl5 से PCl4 प्लस और क्लोराइड रिलीज हुआ, ये क्लोराइड दूसरे PCl5 से रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर ये सेकंड स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहले ही PbR5 अपने चारों तरफ 5 ब्रोमीन को तो सेट कर नहीं पा रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो 6 को तो कर ही नहीं पाएगा, तो ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बनेगा, इसीलिए ये होता ही नहीं है। तो वो सॉलिडिफाई में यहां तक होके रुक जाता है और सॉलिड PbR5 में PbR4 प्लस और ब्रोमाइड आयन होते हैं। तो ये इसके हैलाइड्स हैं, जो इनमें जो स्पेसिफिक थे वो मैंने क्लियर कर दिया। ये फिर क्लियर कर रहा हूं, फ्लोराइड X की वैल्यू, फ्लोरीन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, X की वैल्यू I है तो अनस्टेबल है। बिस्मिथ के अंदर क्लियर कर दूं, बिस्मिथ में BiF5 होता है, ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ प्लस 5 में बड़ी मुश्किल से जाता है। खाली फ्लोरीन अकेला एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन फिर भी बिस्मिथ को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाता है। तो खाली यही है, BiCl5, BiBr5, BiI5 does not exist, कहीं इसकी एग्जिस्टेंस के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो बिस्मिथ खाली एक ही बनाएगा,
ठीक है, तो मैंने अभी मोर एंड लेस आपको थोड़े से पहले तो मैंने ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद ये अब खाली PCl5 और PCl3 की वाटर के साथ क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो भी हमारे सिलेबस में है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर नाइट्रोजन के जो पांचों ऑक्साइड है उनको डिस्कस करूंगा, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।